हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य गुण का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रस। अब रस का अगर हम वेटेज देखें आपके एंसाइज्म सिलेबस के अकॉर्डिंग तो 11 मार्क्स का कंटेंट इससे बनता है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो वीडियो में हमने बताया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में। सो इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले इसके संहिता में रेफरेंस की, तो सबसे मेन जो रेफरेंस मिलता है वो मिलता है चरक सूत्र चैप्टर 26 में। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी निरुक्ति। तो निरुक्ति में बताया गया है रस आस्वादने, यानी कि जिसके द्वारा स्वाद पैदा किया जाता है, टेस्ट पैदा किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? रस कहेंगे। ठीक है। लक्षण की बात करें, लक्षण क्या हो जाएगा? रसनार्थो रस, रसन अर्थो। अब यहाँ ना इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, रसन प्लस अर्थो। रसन क्या हो गया? जो रसन इंद्रिय है उसके लिए रसन वर्ड यूज़ किया गया है। और अर्थ यानी कि उस इंद्रिय का जो अर्थ है वो क्या है? रस है। तो इसको एक्सप्लेन भी किया गया है कि रसन इंद्रिय द्वारा जिस विषय का ज्ञान होता है उसे क्या कहेंगे हम? रस। ठीक है। रसन इंद्रिय ग्राह्यो यो अर्थ स रस, इसका भी क्या सिंपल मतलब है? जब भी हमें कोई श्लोक याद करना है, कोई भी ऐसी संस्कृत की टर्म्स याद करनी है, तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि उसका मीनिंग हम समझें, देन उसे याद करें। तो इसका क्या मीनिंग हो गया? रसने इंद्रिय, यानी जो हमारी रसने इंद्रिय ग्राह्यो, वो ग्रहण करती है। यो अर्थ, जिस अर्थ को, स वह क्या है? रस है। ठीक है। तो रसने इंद्रिय जिस अर्थ को ग्रहण करेगी वो क्या हो जाएगा? रस हो जाएगा। ऊपर हमने सेम चीज़ पढ़ी है। रस के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं, तो अब हम पहले उनके बारे में जानते हैं। ये पेपर में पूछने के चांसेस कम है थियोरी में, बट वाइवा में इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इसको एक बार पढ़ लेना। सबसे पहले आता है रस धातु। हमने फर्स्ट प्रॉफ में क्रिया शरीर में क्या पढ़ा है रस के बारे में? कि 7 धातुओं में जो प्रथम धातु होती है वो कौन सी होती है? हमारी रस धातु होती है। ठीक है। नेक्स्ट आएगा अब पारद। रस शास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं कि पारद का ही एक सिनोनिम होता है रस। और ऐसा इसे क्यों कहा जाता है? तो स्वर्ण आदि धातुओं को उसमें विलीन करने के कारण पारद को रस कहते हैं। यानी हमने देखा है ना पारद की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि किसी भी धातु को खुद में बहुत जल्दी विलीन कर लेता है, स्वर्ण आदि को भी। तो इसीलिए उसे रस कहते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा रस कल्पना। वनस्पति का जो द्रव भाग निकलता है उसे रस कल्पना कहा जाता है। जैसे हम स्वरस जिसे कहते हैं ना, निकालना, किसी भी एक्सट्रैक्ट करना उसे, तो वो रस कल्पना आ जाएगी। और लास्ट आता है जो हमारा डीजी में हम अब काम में लेने वाले हैं, रस यानी कि गुण विशेष, जो अब हम आगे पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि रस कितने बताए गए हैं। तो देखो, अब 6 रस बताए गए हैं। ठीक है। अष्टांग हृदय वाला रेफरेंस है, अष्टांग हृदय चैप्टर 1 का ये श्लोक है। स्वाद व अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय कहा षड द्रव्यम आश्रितास्ते च यथापूर्व बलावह। ये शायद सबने ही याद करा होगा अष्टांग हृदय में। अगर नहीं करा है तो अभी कर लेते हैं। कुछ नहीं है, 6 टाइप के रस बताए गए हैं। सबसे पहला है स्वादु। स्वादु यानी कि मधुर को बोलते हैं। नेक्स्ट अम्ल है, उसके बाद है लवण, फिर तिक्त, फिर उष्ण, फिर कषाय। यहाँ पर जो उष्ण वर्ड यूज़ किया गया वो कौन से रस के लिए किया गया है? कटु रस के लिए। ठीक है। ये भी वाइवा में पूछ सकते हैं, वाइवा में नहीं पूछेंगे तो एमसीक्यू में इस टाइप का कोई ऑप्शन देके कंफ्यूज करने के लिए बना सकते हैं, तो इसे हम याद रखेंगे। तो 6 हमारे पास रस आ गए हैं सबसे पहले। अब नेक्स्ट क्या आता है? षड द्रव्यम आश्रितास्ते। ये जो 6 रस होते हैं ये किस पर आश्रित होते हैं? द्रव्य पर। ठीक है। च यथापूर्व बलावह, ये कर्म से बलवान है, यानी कि जो यथापूर्व मतलब जो फर्स्ट वाला है वो सबसे ज़्यादा बलवान है। इस सीक्वेंस को हमें हमेशा याद रखना है। और जो हमारा मधुर रस होगा वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा बलवान होगा। नेक्स्ट उससे कम बलवान होगा अम्ल, देन लवण, देन तिक्त, देन उष्ण, देन कषाय। ठीक है। अब जो चरक ने बताया है, चरक ने बोला है, ये 26 चैप्टर का रेफरेंस है, तो एक बार से देख लेना अपनी बुक से
कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अब चरक ने कटु वर्ड यूज़ किया है, उष्ण वर्ड किसने यूज़ किया है, तो वाग्भट ने यूज़ किया है। इस पर भी एमसीक्यू बना सकते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ रस यहाँ पर बताई गई है कि ते सम्यक उपयुज्यानाम शरीर व्याप्यन्ति। अगर उनको सम्यक रूप से उपयोग किया जाए तो शरीर को पोषण करती हैं, वृद्धि होती है शरीर की। अगर उनको मिथ्या रूप से उपयोग किया जाएगा तो दोषों का प्रकोप करता है। अगर हम किसी भी जो रस है उसको अच्छे से एक लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी का नरिशमेंट होगा, और अगर हम उसे अनबैलेंस्ड वे में यूज़ करेंगे तो हमारे दोष प्रकोप हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं अब हम। मधुर क्या हो जाएगा, हम सबको पता है हमारा गुड़ होता है, चीनी है, द्राक्ष है, सब मधुर होते हैं। अम्ल क्या है, नींबू हो जाएगा। लवण, 5 टाइप के लवण बताए गए हैं, सैंधव लवण, समुद्र लवण, औद्भिद लवण, विड लवण और सोवर्चल लवण। कटु रस में क्या हो जाएगा, तो त्रिकटु हमने पढ़ा है। अब हम ना नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं, मधुर, अम्ल, लवण तो सबको पता होता है टेस्ट, अगर आप किसी भी चीज़ को टेस्ट करोगे आप इजीली पहचान लेते हो, बट कटु, तिक्त, कषाय में थोड़ा कन्फ्यूजन आता है। तो हम उसे देखेंगे कैसे हम उसे क्लियर कर सकते हैं। कटु, त्रिकटु हम सब ने सुना है, त्रिकटु अब तक तो इतना डीजी पढ़ ही लिया होगा कि त्रिकटु सुना होगा। त्रिकटु में क्या क्या आता है, शुंठी, मरीच और पिपली। अब यहाँ पर मरीच और पिपली हमने लिखा हुआ है, तो ये कैसे, मरीच से हम याद रखेंगे, मिर्च होती है एक टाइप की, काली मिर्च जिसे कहते हैं मरीच को, तो मिर्च कैसी होगी, तीखी होगी, तो कटु कैसा टेस्ट करेगा, तीखा टेस्ट। ठीक है, तिक्त, तिक्त में हमने पंचतिक्त हमने या तो पढ़ लिया होगा आपने, आप आगे पढ़ेंगे। पंचतिक्त में निम्ब आता है सबसे पहले, तो जो निम्ब है वो कैसा होता है टेस्ट में, कड़वा होता है। करेला कैसा होता है, कड़वा होता है, तो तिक्त कैसा हो गया, कड़वा हो गया। जो कषाय रस है उसमें एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास, हरितकी। हरितकी का टेस्ट कैसा होगा, एस्ट्रिंजेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका भौतिक संगठन, यानी पंच महाभूत हम देखेंगे। तो आचार्य चरक ने भी बताया है कि रस की जो उत्पत्ति है उसका कारण होता है जल। इसका एक चरक सूत्र 26 में रेफरेंस है कि जब जल जो होता है वो वर्षा के थ्रू पृथ्वी पर गिरता है तो विभिन्न विभिन्न पदार्थों के संयोग में आने से विभिन्न विभिन्न रसों की उत्पत्ति होती है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब पृथ्वी पर जल गिरता है तब जल में मधुराते रसों की उत्पत्ति होती है। तो अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है, और जो चीज़ें मैंने मार्क करी है वो याद रखना है कि किसी एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए मैंने उन्हें हाईलाइट करा हुआ है। रस का जो आधार कारण है वो क्या हो जाएगा, जल और पृथ्वी। और जो विशेष ज्ञान के कारण है कि ये पर्टिकुलर रस है, इसका हमें कोई स्पेसिफिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो वो हमें किस महाभूत की प्रेजेंस से मिलता है, उसमें वायु, आकाश और अग्नि से। अब हम देखते हैं कि किस रस में कौन सा महाभूत डोमिनेंट होता है। वैसे तो सभी पंचभौतिक ही है, लेकिन डोमिनेंस होती है अलग अलग रस की। तो मधुर में हो जाएगा पृथ्वी और जल, अम्ल में हो जाएगा पृथ्वी और अग्नि, लवण में हो जाएगा जल और अग्नि, कटु में हो जाएगा अग्नि और वायु, तिक्त में हो जाएगा आकाश एंड वायु, कषाय में हो जाएगा हमारे पास पृथ्वी और वायु। अब इसको ऐसे याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर किसी को हो जाता है तो अच्छी बात है, बट जिसको नहीं होता है उसके लिए एक छोटे से ट्रिक मैं बता रही हूँ। जो सीक्वेंस मैंने बताया था, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है, ये हम बस याद रख लेंगे। चरक वाला ही सीक्वेंस, इसमें कुछ अलग से नहीं है, बस ये याद रखना है कि जो लास्ट वाला है कषाय होता है और फोर्थ वाला कटु होता है। ठीक, अब क्या करेंगे, हमें पता है कि पित्त प्रकोपक 3 दोष कौन से होते हैं, हमारे पास अम्ल, लवण और कटु होते हैं। तो पित्त क्या है, एक टाइप का अग्नि है, तो अग्नि, अग्नि एंड अग्नि, इन तीनों में अग्नि हो जाएगा। जो हमारे पास कटु, तिक्त, कषाय रस होते हैं वो कौन से दोष को बढ़ाते हैं, वायु को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायु, वायु एंड वायु। ठीक, अब जो हमारे पास पृथ्वी है, तो हमने पृथ्वी सबसे फर्स्ट में और सबसे एंड में ऐड कर दो, और फर्स्ट में किया है तो सेकंड में भी कर दो। अब जो बचा यानी कि मधुर बचा, तो पृथ्वी, इसमें जल आ जाएगा, इसमें जल आ जाएगा।
अब एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जो आकाश होता है वो सिर्फ तिक्त में होता है, ये चीज़ याद रखो। तो ये हमारे पास हमें याद हो जाएंगे सारे महाभूत। एक चरक से ही रेफरेंस लेके एक अलग आता है कि आचार्यों ने रस के जो टाइप्स हैं उसके लिए अलग अलग वो नंबर्स बताए हैं। कोई कहता है एक रस होता है, कोई कहता है दो रस होते हैं। तो दो रस वाले ने, एक रस वाले ने सबसे पहले क्या बोला कि जो जल है उसी को रस मान लिया, बट जल तो रस नहीं है। अगर जल की रस है तो फिर हमने महाभूत वाला भी जो कॉन्सेप्ट रहा सब बेकार है। दूसरा क्या है कि दो रस होते हैं, छेदन और उपशमन। फिर कहते हैं तीन होते हैं, छेदन, उपशमन और साधारण। बट ये छेदन उपशमन वगैरह क्या है, कर्म होते हैं, ये कोई रस नहीं है, ये किसी का कर्म है द्रव्य का। फिर कहता है स्वादु हितकर, स्वादु अहितकर, अस्वादु हितकर, अस्वादु अहितकर। तो इसमें ये जो चीज़ें हैं ये उसके स्पेसिफिक कर्म के बेसिस पे और उसके टेस्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, कोई रस नहीं है ये। फिर पंचरस बताया गया। पंचरस तो पंचभौतिकी बता देगा, पार्थिव, आप्य वगैरह। षड्रस भी बताया गया, लेकिन इन्होंने जो षड्रस बोला था ये किसी और आचार्य ने बोला है, तो ये देख लेना, चरक में इसका रेफरेंस मिल जाएगा कौन सा किस किसने बोला है। कि गुरु, शीत, स्निग्ध, रूप, लघु गुरु। तो अब ये जो है प्रश्न हो गए यहाँ पे, ये तो गुण है, ये रस नहीं है। फिर सात रस बोला, इसमें क्या बोला, छः तो हमने जो अभी ऊपर पढ़े थे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, प्लस में सेवेंथ एक क्षार बता दिया। एट्थ में क्या बोला कि क्षार इंक्लूड कर लो छः में, प्लस अव्यक्त कर लो। अब क्षार जो है वो रस नहीं है, वो दो रसों के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो वो एक पर्टिकुलर रस नहीं है। फिर लास्ट आता है असंख्य। तो असंख्य कैसे कह सकते हैं हम, तो इस तरीके से ये सब डिनाई कर दिया चरक ने, एंड देन ये उन्होंने षड्रस बता दिया। अब है निवृत्ति विशेष कर्म, कि पंच भौतिक होते हुए भी रसों की विशिष्ट निष्पत्ति महाभूत के विशिष्ट संगठन से होती है। कि मैंने अभी अभी बताया था कि हैं सभी पंच भौतिक, बट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि हाँ मधुर है तो उसमें पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होगा। तो निष्पत्ति महाभूतों के विशेष संगठन से होती है। अब क्या होता है, जैसे जल है, अब उसको ऐसे कुछ फैक्टर्स मिले जिसमें कि फॉर एग्जांपल पृथ्वी और अग्नि महाभूत आ गए, तो वहाँ पे कौन से रस की हो जाएगी, अम्ल रस की उत्पत्ति हो जाएगी। तो अब षड रसों की उत्पत्ति जो है वो महाभूत में न्यूनता और प्रधानता के कारण होती है। ठीक है। रसों की भौतिक निष्पत्ति का निर्धारण अनुमान के द्वारा होता है। रसों के कार्य को देखकर कारणभूत महाभूतों की स्थिति का अनुमान किया जाता है। जैसे अम्ल रस कफवर्धक पित्तवर्धक होने से पार्थिव आग्नेय होता है। ठीक है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि हमें ऐसे दूर से देखने पे नहीं पता चलेगा, बाहर से देखने से, कि किस रस में कौन सा महाभूत डोमिनेट है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब उसका हम सेवन करेंगे देन उसके बाद क्या वो स्पेसिफिक कर्म हमारी बॉडी में शो कर रहा है उससे हम पता करेंगे। जैसे एक एग्जांपल दिया है कि अगर किसी ने पर्टिकुलर कोई अननोन रस का सेवन किया और उस रस को खाने से उसका कफ बढ़ गया और उसका पित्त बढ़ गया, तो कफ कौन बढ़ाएगा, पृथ्वी महाभूत। पित्त कौन बढ़ाएगा, अग्नि महाभूत। तो इससे ये क्या होगा, पृथ्वी प्लस अग्नि कौन सा रस हो गया, अम्ल रस। ठीक है। तो ऐसे हम डिसाइड कर लेते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है रस और अनुरस, ये सबसे पहले समझते हैं। तो रस क्या होगा, जो पूर्णतः व्यक्त हो, यानी कि रस आपको पूरा मिलेगा। कोई भी चीज़ आप टेस्ट करोगे तो अच्छे से उसका रस आपको आएगा। जैसे हरित की खाओगे ना, तो कषाय रस आपको अच्छे से पता चलेगा कि हाँ कषाय है इसमें। अब अनुरस क्या हो जाता है, अव्यक्त या ईशत, या तो होगा ही नहीं या फिर बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा। जैसे हरितकी में मधुर रस है, रस क्या होगा, आदि में प्रतीत होगा। अनुरस क्या होगा, अंत में प्रतीत होगा। जब भी कोई, जैसे हरितकी का ही अगर हम सेवन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो आएगा वो कषाय रस आएगा। एकदम आफ्टर टेस्ट जो हो जाएगा वो होगा उसका मधुर रस, जो अनुरस है। रस कैसा होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान। जैसे ही जीवा इंद्रिय के कांटेक्ट में वो आएगा तभी हमें पता चल जाएगा हमारी सेंस ऑर्गन के थ्रू कि हमने किस रस का सेवन किया है। बट जो अनुरस है वो इतना कम अमाउंट में प्रेजेंट है कि कई बार उसको
ऐसे टेस्ट बर्ड्स के थ्रू आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, तो अनुमान से, यानी कि वो डाइजेस्ट हो रहा है, देन क्या स्पेसिफिक एक्शन शो कर रहा है, उसके थ्रू हम पता करेंगे। फिर रस जो होता है वो शुष्क अवस्था में स्थायी होता है, और जो अनुरस होता है वो शुष्क अवस्था में अस्थायी हो जाता है। मतलब जब वेट सैंपल है तब तक तो हमें रस और अनुरस दोनों पता चल रहे हैं किस सैंपल में, बट काफ़ी बार होता है कि ड्राई हो गया सैंपल, तो उसके अनुरस को हमें नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रस और ऋतु का संबंध। तो ये हमारे लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप किसी भी पेशेंट को मेडिसिन भी सजेस्ट कर रहे हो, तो आप सिर्फ उसकी बीमारी देखकर नहीं सजेस्ट करोगे, आप ये भी देखोगे कि उसकी प्रकृति क्या है, आप ये भी देखोगे कि जो मेडिसिन हम दे रहे हैं क्या वो इस ऋतु में देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। शिशिर में कौन सा रस प्रधान होता है? तिक्त। वसंत में कषाय, ग्रीष्म में कटु, वर्षा में अम्ल रस, शरद में लवण रस और हेमंत में मधुर रस प्रधान होता है। अब जैसे हमने पीछे महाभूत याद किए थे, वैसे ही हम ये वाला संबंध भी याद करेंगे। कैसे करना है देखो, ऋतु का ये जो सीक्वेंस है ये सबको याद है, हमें पता है कि जैन यहाँ से स्टार्ट होता है, दिसंबर यहाँ आके एंड हो जाता है। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हम लिख देंगे। अब ना हमें नीचे से स्टार्ट करना है, हम 3-3 के पेयर में ऋतु को कर लेंगे। लाइक ये 3 पेयर एंड ये 3 का एक पेयर। अब रस स्टार्ट करो, यहाँ 1, फिर इससे तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड अम्ल, और ये थर्ड वाला हो गया तुम्हारे पास लवण। ठीक है, सिमिलरली कटु तिक्त कषाय हमने सीक्वेंस पढ़ा है, तो कटु क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, तिक्त हो जाएगा सेकंड, एंड कषाय हो जाएगा थर्ड। देन उसके बाद आता है रस और गुण का संबंध क्या है। तो देखो, इसी सीक्वेंस में हमने रस याद कर लिया। अब जो मधुर रस है वो कैसा होगा? स्निग्ध होगा, शीत होगा और गुरु होगा। जो अम्ल रस है वो कैसा होगा? स्निग्ध होगा, उष्ण होगा और लघु होगा। जो हमारे पास लवण रस है वो कैसा होगा? स्निग्ध होगा, उष्ण होगा और गुरु होगा। तो अब नीचे वाले भी हम एक बार पढ़ लेंगे, लेकिन इसको कैसे याद करना है? तो सबसे सिंपल है, हमेशा याद रखो जो तुम्हारा पित्त वाले तीनों दोष होते हैं, पित्त को बढ़ाने वाले तीनों रस जो होते हैं, ये तीनों कैसे हैं? उष्ण हैं। तो 3 उष्ण हो गए, तो बचे हुए 3 क्या हो जाएंगे हमारे पास? शीत हो जाएंगे। ठीक है, वात में कौन सा गुण होता है? रुक्ष गुण होता है। तो जो 3 तुम्हारा वात को बढ़ा रहे, ये पित्त के थे, ये हो गए वात के, वो कैसे हो जाएंगे तुम्हारे पास? रुक्ष हो जाएंगे, क्योंकि ये वातवर्धक रस होता है। ठीक है, अब जो बचे हुए 3 हैं जो कफ को बढ़ाते हैं, ये तीनों किसको बढ़ाते हैं? कफ को। तो ये कैसे हो जाएंगे? तीनों स्निग्ध हो जाएंगे। ठीक है, अब हम कैसे याद करेंगे कि कौन सा लघु है कौन सा गुरु है? देखो, विषय में हमने कौन सा महाभूत पढ़ा था? पृथ्वी। तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। इसके अलावा जो 2 हैं कटु और तिक्त, वो क्या कर रहे हैं? वात को बढ़ा रहे हैं, तो वात की वजह से ये क्या हो जाएंगे? लघु हो जाएंगे। देन मधुर कैसा हो जाएगा? क्योंकि कफ डोमिनेंट रस है, तो कैसा हो जाएगा? गुरु। अम्ल में हमारे पास क्या है? लघु हो जाएगा। और लवण कैसा होगा? गुरु होगा। ठीक है, ये हम याद रख लेंगे। अदरवाइज इस सीक्वेंस में अगर याद है तो एक गुरु है, एक लघु है, एक गुरु है, एक लघु है। फिर लास्ट में आके सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है, पहले लघु है फिर गुरु है। जैसे मर्जी आप याद कर सकते हो इसको। इसके बाद आता है हमारे पास पर्टिकुलर रस के लक्षण क्या होंगे, उसके कर्म क्या होंगे और उसके अतियोग के विकार क्या होंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो किसी भी रस के बारे में अगर तुमसे पूछा जाता है 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में, जैसे भी पूछा जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि वो कोई तुम्हें 2 या 3 रस दे देगा। अगर 5 मार्क्स में पूछना है तो 2 रस दे देगा, 10 मार्क्स में पूछना है तो 2 रस के बजाय वो 4-5 रस दे देगा, या 6 रस के बारे में दे देगा। तो जब भी हमें अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले हम रस की संख्या से स्टार्ट करेंगे। इतने रस हमारे पास हैं,
देन उसमें से अगर मान लो भौतिक संगठन पूछा है तो हम ये सब लिख देंगे, ये चीज़ें हम लिख सकते हैं। फिर हम ऋतु से संबंध लिख सकते हैं, रस और गुण का संबंध लिख सकते हैं। देन फिर हम क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर जिस रस के बारे में पूछा होगा उसकी इन्फॉर्मेशन हम लिख देंगे। ठीक है। देखो सबसे पहला रस हमारे पास क्या आता है, मधुर रस। अब मधुर रस क्या करेगा, स्नेहन करेगा, तर्पण करेगा, मुख लेप कर, अक्षि प्रसादन, इंद्रियों को प्रिय होगा। सबको पता है मधुर रस के सेवन से, मधुर रस क्योंकि ब्रूहण करता है तो स्नेहन, तर्पण, मुख लेप कर ये सब करेगा। अब उसके कर्म क्या क्या होंगे, तो बल्ले है, ब्रूहण है, जीवन, वृष्य, श्रेष्ठ, मूत्र, कफ, जनन, विषगन, क्षीण, शत, संधान कर। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो हमें याद रखने हैं। देखो अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, तो फिर हम इनमें से एक आधा कर्म अगर भूल भी हो जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी हमें याद रहेगा। बट जो कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं वो हमें MCQ के लिए याद रखनी होती है। जैसे क्षीण सत संधान कर वर्ड है, या फिर विष घन रस है, तो विष घन कौन सा है, मधुर रस है, ये याद रखेंगे। विषवर्धक रस भी हमारे पास एक आएगा जो विष को बढ़ाता है। ठीक है। अब अगर किसी ने मधुर रस का बहुत अधिक सेवन कर लिया तो उसको क्या क्या विकार हो सकते हैं, तो ऑब्वियस है बहुत ज़्यादा मीठा अगर हम खाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्थौल्य, ओबेसिटी हो जाएगा, अरुचि, काश्वास, प्रमेह, कफज रोग, ये सब उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट आता है कि अगर कोई अम्ल द्रव्यों का सेवन बहुत ज़्यादा करता है, अम्ल रस का सेवन अगर हम करेंगे तो क्या होगा, दंत हर्ष कर, यानी दांतों में होते हैं ना टिंगलिंग सेंसेशन हो जाती है। फिर स्वेदन हो जाएगा, मुख का शोधन करता है, नेत्र भूमि भूनिकोथन, प्रस्रावणम, श्रावण कौन सा करवा रहा है, अम्ल करा रहा है। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। अब उसके कर्म क्या क्या है, रोचन है, दीपन, पाचन, अनुलोमन। याद क्या रखना है, अवृश्य होता है। ठीक है, बाकी की जो चीज़ें हैं ना वो सब याद रख लेते हैं, बट जो एकदम अपोजिट है, जो शायद हम नहीं सोच सकते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो वो याद रखेंगे। मनोबोध्यति, इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति, हृदय तृप्यति। अब बहुत ज़्यादा अगर अधिक मात्रा में सेवन कर लिया तो क्या हो जाएगा, दृष्टि, मांद्य, रक्त, पित्त, शोथ, दाह, पाक। देखो शोथ, दाह, पाक ये सब क्या है कि पित्त रिलेटेड है, तो हो जाएगा। रक्तपित्त हमें याद रखना है क्योंकि सिमिलर चीज़ आएगी हमारे लवण रस में। लवण क्या कराएगा, क्लेदन, रोचन, मार्दव कर, मुख, कंठ, तालु में दाह। अब ना लवण रस के जो कर्म है इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो हमें याद रखने हैं, क्योंकि ये वाइवा के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो लवण नॉर्मल फंक्शन क्या है उसका, क्लेदन है, दीपन, पाचन, छेदन, भेदन कराएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, विषवर्धक, यानी कि अगर किसी ने विष का सेवन कर लिया है और वो लवण रस का अति मात्रा या लवण सेवन करेगा ना, तो उससे क्या हो जाएगा कि विष और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या है, मार्गान विशोधयति, जो मार्ग हैं, जो श्रोत मार्ग है, उनका शोधन करता है। ठीक है, उन्हें क्लीन रखता है। सर्वरस प्रत्यानिक, ये जो है ये हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि लवण रस जो है वो बाकी सभी रसों का जो टेस्ट है उसे गायब कर देता है। आपने देखा होगा कि खाने में अगर हम बहुत ही कम अमाउंट में नमक डालते हैं, बाकी सब रस ज़्यादा हो जाए तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट लवण रस अगर मान लो एक पर्टिकुलर अमाउंट में हम मधुर या तिक्त रस या जो भी पर्टिकुलर रस है उसका सेवन करते हैं, अगर हम उसी सेम अमाउंट में लाइक अगर हम 1 kg करेला को बनाना चाहते हैं, उसमें 1 kg नमक अगर उन्होंने डाल दिया, किसी चीज़ का टेस्ट नहीं बचेगा, सिर्फ लवण रस का ही टेस्ट आएगा। इसीलिए नमक बहुत कम अमाउंट में डाल देते हैं, थोड़ा सा भी नमक ज़्यादा होने पे बहुत ज़्यादा फील होने लग जाता है हमें। अति योग से क्या क्या विकार होंगे, नपुंसकता हो जाएगा, अम्लपित्त, पालित्य, खालित्य, वल्ली, मूर्छा, तृष्णा और दाह हो जाएगा। ठीक है, कटु रस का अगर हम सेवन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें होंगी, तो मुख और नासा से स्राव, मिर्ची खाने पे यही होता है ना। शीर्षूल जनक, निपात मात्र से रसना उद्वेजन्य, निपात मात्र मतलब कि प्रत्यक्ष, लाइक तुम या तो अपनी
किसी भी पंचेंद्रिय में से तुम देख लोगे ना तो ही तुम्हें सेंसेशन होने लग जाएगी बॉडी में, कि अगर तुम, होता है कुछ लोगों की कि जस्ट स्मेल कर लिया कोई ऐसा मिर्ची वगैरह को तो स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों को टच करने पे दिक्कत होती है कि टच करने पे इरिटेशन हो रही है हाथों में, और टेस्ट से तो पता चल ही रहा है, तो ठीक है। अब कटु से क्या हो जाएगा हमारा कर्म, कि मास विलखति शोणित संगात भिन्नति मार्गा न विवरण होती। अति सेवन अगर करते हैं तो क्या क्या हो जाएगा, नपुंसकता, मूर्छा, भ्रम, दाह और तृष्णा। एक चीज़ छूट गई थी, जो हमने अम्ल रस में बोला था कि रक्त पित्त होता है, लवण रस में क्या होता है, अम्ल पित्त। नॉर्मली हम कंफ्यूज कर सकते हैं कि अम्ल पित्त है तो अम्ल रस के सेवन से होगा, पर नहीं, लवण के सेवन से होता है, ठीक है। अब तिक्त रस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, कि स्वयं अप्रिय होते हुए भी रुचिकर होता है, कंठ शोधन करेगा, प्रहलाद कर करेगा और श्लक्षणता को नष्ट करता है। अगर बहुत ज़्यादा कफ बढ़ा हुआ है, होता है ना ओबेसिटी में कफ बढ़ जाता है, मेद बढ़ जाता है, तो उसमें ऐसे ही चीज़ें खाते हैं डाइट में कि करेले का जूस कोई पी रहा है तो उस लक्षणता को नष्ट करता है, बट एक्सेसिव अमाउंट में भी नहीं खाना चाहिए। क्या क्या कर्म करेगा, तो स्तन्य शोधन, विषघन, दीपन पाचन, कंठ शोधक, कृमिघन। अब विषघन एक और रस हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, मधुर रस, ठीक है। अति सेवन से क्या हो जाएगा, शोष करेगा, धातुओं का, मुख का, भ्रम, दौर्बल्य, ग्लानि, तृष्णा, ये सब करेगा। अगर कषाय रस का बहुत अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो क्या होगा, कंठ में स्तंभ, जीवा में वैशद्य, स्तंभ, मुख शोधक। कर्म क्या क्या होंगे, तो अहृदय है, अवृश्य है। अवृश्य हमने कौन सा रस पढ़ा था ऊपर, जल्दी से याद करो कौन कौन से रस में हमने पढ़ा है अवृश्य। दूसरा क्या हो जाएगा, संधान कर, संग्राही, रोपण और शोषण करेगा, ठीक है। फिर अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, कि हमने जैसे अम्ल रस में पढ़ा था अवृश्य होता है, हमने कषाय में पढ़ लिया अवृश्य, तो एमसीक्यू बन सकता है कि 3 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा अवृश्य है, चौथे में ऑल ऑफ द अबव रख देगा। बट फॉर एग्जांपल उसने मधुर रस लिख दिया, तो मधुर तो अवृश्य नहीं होते हैं ना। अभी छोटी छोटी चीज़ें हमें बस याद रखनी होती हैं। इसके अति सेवन से क्या होगा, नपुंसकता होगी, श्रोतोरोध होगा, वात व्याधि, क्योंकि वात को बढ़ाएगा ना कषाय रस है, मुक्षोष, तृष्णा, पक्षाघात, हृदय पीड़ित। मुक्षोष कौन सा और रस करा रहा था, तो तिक्त रस मुक्षोष कराता है, ठीक है। नपुंसकता किससे हो रही थी, कटु रस से हो रही थी। ये सब चीज़ें बस याद रखनी छोटी छोटी। अब इनके अगर हमारे पास रस पे क्वेश्चन आता है तो सिर्फ ऊपर जो हमने लक्षण, कर्म और अतियोग के विकार पढ़े उससे काम नहीं चलेगा, हमें उनके दोष कर्म, धातु कर्म, मल कर्म सब पता होना चाहिए। अब दोष कर्म बहुत ही इजी है, सबने अष्टांग हृदय में पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, कि वात के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले वात का शमन कौन करेगा, मधुर, अम्ल और लवण। वात का प्रकोप कौन करेगा, कटु, तिक्त, कषाय। सिमिलरली मधुर, अम्ल, लवण क्या करते हैं, कफ का प्रकोप करते हैं, और कटु, तिक्त, कषाय कफ का शमन करते हैं। फिर पित्त को अगर हम देखें तो अम्ल, लवण और कटु क्या करते हैं, पित्त का प्रकोप करते हैं। एंड हमारे पास मधुर, देन तुम्हारा तिक्त और कषाय रस, ये क्या करेंगे, पित्त का शमन करेंगे। तो दोष कर्म हमारे से समझ आ गया कि ऊपर के 3 वात का शमन, नीचे के 3 कफ का शमन और बीच के 3 पित्त का शमन। अब धातु कर्म में जो मधुर है वो कैसा है, सर्व धातु वर्धक है। अम्ल क्या करेगा, शुक्र को कम करेगा, इसलिए बोलते हैं कि जो अचार वगैरह होते हैं अम्ल रस युक्त जो होते हैं, खट्टे होते हैं, उनको बहुत अति मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, इससे फर्टिलिटी पे भी असर पड़ता है। फिर जो बाकी के 4 हैं वो क्या करते हैं, धातुओं का क्षय कराते हैं। मल कर्म में तो मधुर, अम्ल, लवण क्या करेंगे, श्रेष्ठ वीण मूत्र, यानी उन्हें शरीर से बाहर निकालेंगे। और जो कटु तिक्त कषाय है वो क्या है, पद्ध वीण मूत्र, यानी कि उन्हें शरीर में रोक के रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रसोपलब्धि के बारे में। तो रसोपलब्धि का क्या मतलब है, कि किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर रस के बारे में जान पा रहे हैं, ज्ञान कैसे हो रहा है। तो 3 साधन हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। प्रत्यक्ष की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है
रसन इंद्रिय के साथ संपर्क में आएगा और उसी से रस का ज्ञान हो जाएगा। तो जैसे आम है, आम का कैसा रस है? मधुर रस है। कैसे पता चला? टेस्ट करके ना। अब अनुमान के थ्रू किसका पता करेंगे? कि विशिष्ट ज्ञान होता है, इससे कर्मों को देखकर रस का ज्ञान करते हैं। और कई बार होता है कि 2 रस युक्त होता है, 3 रस युक्त कोई द्रव्य है, तो हम उसे टेस्ट करके नहीं बता पा रहे, तो अनुमान के द्वारा हम उसके कर्म को देख के पता कर सकते हैं। आप्तोपदेश के लिए क्या हो जाएगा कि अनुरस और अव्यक्त रस जो है वो आप्तोपदेश के द्वारा पता चलता है। फिर उसके बाद रस स्कंद का वर्णन किया गया है, तो वही मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 स्कंद हो गए। अब इनके एग्जाम्पल्स देखें तो मधुर का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? जीवनीय, बृहणीय, महाकषाय। अम्ल का क्या हो जाएगा? हृदय महाकषाय या अम्ल की। लवण में क्या हो जाएगा? सैंधव लवण है, सोवर्चल लवण है। कटु में त्रिकटु, तिक्त में पंचतिक्त और कषाय में पंचशीरी वृक्ष। आहार में प्रयोग करने के लिए जो रस का एक कर्म है, उसकी भी एक स्पेसिफिसिटी बताई गई है कि जो सबसे आदि, मध्य और अंत 3 टाइप से डिवाइड कर दिया गया है कि सबसे पहला जो टाइम पीरियड है उसमें क्या खाना है, मिडिल में क्या खाना है और एंड में क्या खाना है। तो सबसे पहले हमें मधुर खाना है, ठीक है। मध्य में हमें अम्ल और लवण खाना है। अंत में कटुतिक्त कषाय खाना है। अब ये आचार्यों के अकॉर्डिंग डिफर भी करता है, ठीक है, कुछ कुछ जगह, तो वो एक अलग चीज़ है। जैसे मधुर हमें क्यों खाना है स्टार्टिंग में? क्योंकि ये वात का शमन करेगा, ठीक है। अब मध्य में हम क्या खाएंगे? अम्ल और लवण। ये क्या करेंगे? वात का शमन करेंगे, साथ अग्नि को बढ़ाएंगे। और अंत में हमें खाना है कटुतिक्त कषाय। ये क्या करेंगे? दीपन और पाचन करेंगे और सडनली जो कफ इंक्रीज हो रखा है उसको कम कर देंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा रस वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज़ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो एंड अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।